हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी, जिसमें चैप्टर है कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। इसकी हम 3 वीडियोस में इस चैप्टर को कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में कैपिटल मार्केट क्या है और सेकेंड वीडियो में हमने किया कि प्राइमरी मार्केट क्या है, उसके इंटरमीडिएट मैकेनिज्म क्या है, और इस वीडियो में हम लोग सेकेंडरी मार्केट करेंगे। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स और डिबेंचर्स की सेल परचेज कर सकते हैं। जब भी हम सेकेंडरी मार्केट का नाम लेते हैं तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज आती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की सेल परचेज होती है। ये एक तरह का इशूइंग कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक का काम करता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स वो जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, इश्यूअर वो जो सिक्योरिटीज को इशू करता है। तो जो भी इनके बीच में लिंक है वो स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन करता है। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स, कोई भी इन्वेस्टर्स है, अगर वो उन सिक्योरिटीज की सेल परचेज करना चाहता है जो ऑलरेडी मार्केट में है या जो एग्जिस्टिंग कंपनी की सिक्योरिटीज हैं, तो उनको हम स्टॉक एक्सचेंज में ही डील कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। हर एक स्टॉक एक्सचेंज की अपनी एक गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है, जिसके अपने रूल्स है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जितनी भी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज में की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर एसएफबी की जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जो कि सेबी के अंडर काम करती है। सेकंड ये फीचर है कि ये सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज में ही काम करती है। ठीक है, कंपनीज बहुत है इंडिया में बट सारी लिस्टेड नहीं है। तो लिस्टेड कंपनी होने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। जब वो कंडीशंस फॉलो होती हैं तो वो सेबी के अंडर जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं, और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की ही सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में डील की जाती हैं। और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी डीलिंग हर कोई नहीं कर सकता, उसमें डीलिंग वही कर सकते हैं जो कि अथोराइज किए गए हैं। किसके अंडर? अंडर द सेबी। ठीक है, देन नेसेसरी टू ओबे रूल्स। जो भी पर्सन इसमें डील करता है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। कारपोरेट बॉडी। स्टॉक एक्सचेंज एक कारपोरेट बॉडी है जिसको कि रजिस्टर्ड किया गया अंडर द कंपनी एक्ट। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ठीक है जी। तो स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज की सेल परचेज होती है। ठीक है, इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनकी सेल परचेज होती है। इसमें जो सिक्योरिटीज़ हैं, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे डील किया जाता है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर अगर वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो भी वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो चाहता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकन्वर्ट करना इनटू कैश तो वो उसको रिकन्वर्ट भी कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज को रेडी मार्केट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हर टाइम पे हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल भी कर सकते हैं और जो नई सिक्योरिटीज़ है उनकी परचेज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए, वो शेयर्स की जो कंपनी रिटर्न देगी मुझे तभी देगी जब कंपनी की लिक्विडेशन होगी, उससे पहले वो नहीं कर सकती। बट मुझे इमीडिएट कैश की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगी, मैं स्टॉक एक्सचेंज जाके अपने शेयर्स की सेल कर दूँगी, जिससे क्या है वो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज हमें लिक्विडिटी मतलब easily converted into cash, marketability means easily sale and purchase of security प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लिस्टेड कंपनीज की सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे लोड करती है या पब्लिश करती है। तो इससे क्या, कोई भी इन्वेस्टर्स
क्या कर सकता है, किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, और वो जो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को दी जाती है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को गाइड करती है रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट कि कहाँ पे उन्हें पैसा इन्वेस्ट करने में बेनिफिट है और कहाँ पे लॉस है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज के अपने बाय लॉज या बाय रूल्स होते हैं, जो इसके मेंबर्स हैं उनको वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उनकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो सकती है। ठीक है, मान लो किसी ब्रोकर ने किसी इन्वेस्टर से जो कमीशन है वो स्टिपुलेटेड जितनी बताई गई है उससे उसने ज़्यादा चार्ज कर ली, तो उस केस में उसकी मेंबरशिप को कैंसिल भी किया जा सकता है, फाइन भी हो सकता है और उसकी मेंबरशिप जो है कैंसिल भी हो सकती। कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स हैं पूरे स्ट्रिक्ट हैं, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की ट्रांजैक्शन सेफ रहती हैं। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज जो है लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, तो इससे क्या है इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है। एक तो उनकी सिक्योरिटीज को मार्केट प्राइस मिल जाता है। ठीक है जी, क्योंकि जितनी उनकी बेनिफिट उनको मार्केट प्राइस का मिल जाता है और इजीली मार्केटेबिलिटी का मिल जाता है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी छोटी छोटी सेविंग्स है, तो वो क्या करते हैं कि वो सिक्योरिटीज़ में मनी जो है इन्वेस्ट करनी शुरू कर देते हैं। जब वो सिक्योरिटीज़ में मनी इन्वेस्ट करते हैं, वो जो मनी उनकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट है उससे इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। इंडस्ट्री डेवलप होती है तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही होनी है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से इन्वेस्टर्स उन पे फेथ करें, ट्रस्ट करें, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब सेविंग्स, इन्वेस्ट करने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है जी। स्टॉक एक्सचेंज ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप प्रोवाइड करती है। कैसे? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सिक्योरिटीज़ में कंपनीज की सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जो ओनरशिप बढ़ जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप प्रोवाइड करती है। कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज करती है। ठीक है, इसके अलावा ये स्पेकुलेशन के लिए भी स्कोप प्रोवाइड करती है। स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन कैसे प्रोवाइड करती है, स्कोप कैसे प्रोवाइड करती है? जैसे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, ठीक है, अगर हमने तो इन्वेस्ट किया, जस्ट सेविंग्स है उनको इन्वेस्ट कर दिया, इट्स ओके। बट अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ का प्राइस बढ़ने पे सेल करते हैं और कम होने पे खरीदते हैं, मींस हम स्टॉक सिक्योरिटीज़ में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट टू गेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट के लिए मनी इन्वेस्ट की जाती है तो इसे स्पेकुलेशन कहा जाता है। पर स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन को रोकती नहीं है, इसे एक्सेप्ट करती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, वो तो है ही है। हम पहले पॉइंट्स में भी कर चुके हैं कि जो लोगों के पास स्मॉल सेविंग्स पड़ी हैं, ठीक है, जब उनको लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स में मनी इन्वेस्ट करने से हमें उसका कुछ बेनिफिट होगा, तो वो क्या करते हैं, मनी इन्वेस्ट करनी शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में लिंक का काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो है टाइम टू टाइम वहाँ पे जो है लिस्ट होता रहता है, तो जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एनालिसिस कर सकते हैं कि किस कंपनी की सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी वैल्यू जो है अप जा रही है, तो वो उन्हीं कंपनी की सिक्योरिटीज़ में मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एनालिसिस करने में, इवैल्यूएशन करने में भी हेल्प करती है। स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर सर्विस सेल है, इन्वेस्टर्स सर्विस सेल है,
ठीक है। ये जो सेल है यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी ग्रीवियंसेस को सुना जाता है, उनकी कंप्लेंट्स को सुना जाता है। ठीक है, वो जो कंप्लेंट है स्टॉक ब्रोकर के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं, ठीक है जी, वो क्लियरिंग हाउस के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं। तो इस तरह से जो है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज। किसके थ्रू करता है? इन्वेस्टमेंट सर्विस सेल के थ्रू करता है। इसके अलावा अदर फंक्शंस में हम लोग फंक्शंस ले सकते हैं कि ये गवर्नमेंट को पब्लिक डेट रेज करने में मदद करता है, ठीक है, ये रिसर्चर्स को डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो स्टॉक एक्सचेंज है लिक्विडिटी मार्केटेबिलिटी तो प्रोवाइड करता ही करता है, ये कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को, सबकी हेल्प करता है। हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट के बाद हम लोग बात करेंगे डेट मार्केट की। डेट मार्केट वो मार्केट है जिसमें हम लोग बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में डील करते हैं। किसमें? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में डील करते हैं। हम लोग उन सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं जिन सिक्योरिटीज़ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, जिन पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे डेट मार्केट में इन सिक्योरिटीज की सेल परचेज होती है, ट्रेडिंग होती है, सेटलमेंट होती है। तो जो इंडिया की डेट मार्केट है दैट इज लार्जेस्ट इन एशिया, अमंग लार्जेस्ट इन एशिया, मीन्स जो डेट मार्केट है ये लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया है, ठीक है। अब जो इंडिया की डेट मार्केट है वो दो तरह की सिक्योरिटीज़ में डील करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कारपोरेट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है इसको गिल्ट एज मार्केट भी कहा जाता है। गिल्ट एज मार्केट जो है इंडिया में ओल्डेस्ट मार्केट है, सबसे पुरानी मार्केट है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो सेंट्रल भी हो सकती हैं और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। ये एक तरह का गवर्नमेंट पे क्लेम होता है। अब गवर्नमेंट पे क्लेम है तो ऑब्वियस है कि ये सेफ भी होगा, ठीक है, सिक्योर भी होगा रिगार्डिंग कैपिटल एंड इनकम। कैपिटल और इनकम के रिगार्डिंग ये सेफ और सिक्योर होता है, इसीलिए इसे गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहा जाता है। कारपोरेट डेट सिक्योरिटीज, इसमें हम लोग बात करेंगे डिबेंचर्स की, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, देन लॉन्ग टर्म पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। तो ये कंपनीज के द्वारा इशू के, जैसे ये गवर्नमेंट के द्वारा इशूड होती हैं, ये कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा इशू किए जाते हैं। अब जो कंपनीज है कई तरह के डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं, ठीक है। अब डिबेंचर्स पे क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है जी, इसीलिए इसे डेट भी कहा जाता है। इंटरेस्ट जो है 6 मंथली पे किया जाता है, ठीक है, 6 मंथ्स के बाद इसको पे किया जाता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उनको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसके अलावा इससे जो भी लोन वगैरह रेज किए जाते हैं थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो भी इसी में डील किए जाते हैं, उनको लोन कैपिटल कहा जाता है। पॉइंट क्लियर? सो डेट मार्केट में हम लोग उन सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं जो कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग होती हैं। तो ये गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, कारपोरेट भी हो सकती है। गवर्नमेंट में हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे और कारपोरेट में हम लोग डिबेंचर्स, बॉन्ड और लोन्स की बात करते हैं। अब ये जो सिक्योरिटीज़ हैं इनकी मतलब क्या लिमिटेशंस है, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वीकनेस, लिमिटेशंस ऑफ द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट हम कर चुके हैं, जिसमें हम लोग प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और देन ये आगे डेट मार्केट, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स या कह दो वीकनेसेस या कह दो लिमिटेशंस किसकी, कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो फर्स्ट है फेल्यूर इन चेकिंग स्पेकुलेशन। तो जो हमारी कैपिटल मार्केट है इसने अभी तक मतलब स्पेकुलेशन को ये नहीं रोक सके हैं, ठीक है। स्पेकुलेशन कैसे?
जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिग इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो मार्केट में स्पेकुलेशन क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? वो जो बिग इन्वेस्टर्स हैं वो बल्क में सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेते हैं। जब वो बल्क में सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं तो सिक्योरिटीज़ का प्राइस एकदम से राइज करता है। जैसे ही सिक्योरिटीज़ का प्राइस राइज करता है वो क्या करते हैं, उन सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं। अब इससे क्या हुआ, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं उनको तो फ़ायदा हो गया, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो इस चीज़ को स्टडी नहीं कर पाते वो क्या, वो उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेकुलेशन, पार्ट ऑफ स्पेकुलेशन। ठीक है, अब इस चीज़ को अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया, ये बड़ी लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया है। ठीक है जी। फेलियर इन चेकिंग स्कैम्स, अभी तक जो हमारा मतलब कैपिटल मार्केट में जो स्कैम्स है उनको भी रोका नहीं गया। ठीक है, जैसे 90s में हर्षद मेहता का स्कैम था, उसके बाद अभी पीछे सत्यम कंप्यूटर्स ने स्कैम किया। इससे क्या है, जो पब्लिक है उसका जो फेथ है, ट्रस्ट है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशंस है कैपिटल मार्केट की कि स्कैम्स को ये रोक नहीं पाए हैं, इवन इफ सेबी इज़ वेरी इफेक्टिव। ठीक है, देन कन्फाइंड ओनली टू सिटीज़, ये इसका बड़ा यू कैन से कि लिमिटेशंस है कि ये सिर्फ सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में ही काम कर रही है। स्मॉल सिटीज़ में अभी तक स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नहीं प्रॉपर पहुंच पाए हैं। ठीक है जी। देन एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, वो कैसे, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कैसे, वो इस तरह से कि जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फ्रेम करने में कई बार गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग में भी गवर्नमेंट जो है उसकी इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं होती है, जिसकी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती या उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो नहीं अप्लाई कर पाती। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में किया कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं कैपिटल मार्केट को, वो थोड़ा अपने हिसाब से मार्केट को जो है ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने अभी किया कि वो क्या करते हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं। बाय करने के बाद जैसे मार्केट में उनकी शॉर्टेज होती है, प्राइस राइज हो जाते हैं। जब प्राइस राइज होते हैं तो वो उन सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं। तो इस तरह से जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको डोमिनेट करते हैं। इट इज़ अ बिग लिमिटेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। फेलियर टू चेक इनसाइडर ट्रेडिंग, वो कैसे, अब होता क्या है कि जब भी कोई सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, जो इनसाइडर पर्सन्स है, जो ब्रोकर्स हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो लोग क्या करते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश होने से पहले ही उससे जो होने वाला बेनिफिट है वो ले लेते हैं। वो उन सिक्योरिटीज़ को उसी तरह से डील करते हैं जिससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, और उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो ब्रोकर्स हैं, इनसाइडर पर्सन है, वो खुद ले लेते हैं। तो ये भी एक तरह से लिमिटेशंस होगी, जो आम पर्सन है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, उससे पहले बेनिफिट जा चुका होता है, मीन्स वो आम पर्सन तक बेनिफिट नहीं पहुँच पाता। पुअर लिक्विडिटी में क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में सारी सिक्योरिटीज़ तो डील नहीं होती हैं, तो कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी हैं जिनकी वैल्यू कम है, कह लो कि वो डील नहीं होती हैं। क्योंकि वो डील नहीं होती हैं इसलिए उनको लिक्विडिटी नहीं मिलती है। तो ये भी एक तरह का वीक पॉइंट हो गया किसका, कैपिटल मार्केट का। ठीक है, इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक मैनेजमेंट है। वीक मैनेजमेंट, इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे परमानेंट नहीं है। परमानेंट ना होने की वजह से वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, उनकी अपनी जॉब इनसिक्योरिटी जो है स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है जी।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। अब इंडिया की कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो कई तरह के लेजिस्लेशन जो है उनको इनेक्ट किया गया, शुरू किया गया। तो उनमें आ गया सबसे पहले हमने जो है सेबी कब स्टार्ट किया गया, इट वाज स्टार्टेड इन 1992। देन डिपॉजिटरी एक्ट आया, डिपॉजिटरी एक्ट कब आया, ये आया 1996 में। देन कंपनी एक्ट, फिर उसको रिफॉर्म किया गया 2013 में। उसके बाद सेबी में काफ़ी चेंजेस की गई, कब, 2013 में। तो इस तरह से कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम टू टाइम बनाए गए। देन डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, ये हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है उसका एक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, उस अकाउंट में ही उन सिक्योरिटीज़ की सेल एंड परचेज होती है। ये एक तरह का बैंक अकाउंट ही होता है। जैसे बैंक अकाउंट में हम लोग अमाउंट डिपॉजिट करवाने पे क्रेडिट और निकलवाने पे डेबिट होती है, उसी तरह की सिक्योरिटी की सेल परचेज उसमें सारी रिकॉर्ड की जाती है। और यहाँ पे फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी कंपल्सरी नहीं है। तो एक तरह से ये ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है किसमें, इन द ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी एक तरह की डेवलपमेंट है किसमें, कैपिटल मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंज में, कैपिटल मार्केट में हैजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, हैजिंग को एंड लिक्विडिटी को प्रमोट करने के लिए क्या शुरू किया गया, डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू की गई है। ठीक है जी। डेरिवेटिव ट्रेडिंग कब शुरू की, इट वाज स्टार्टेड इन जून 2000 सॉरी। ठीक है। इसमें जो है इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है। और जो डेरिवेटिव मार्केट है वो कैश मार्केट से अच्छा काम कर रही है, मींस दे प्रोवाइड मोर बेनिफिट्स देन द कैश ट्रेडिंग। क्लियर है। तो ये भी एक तरह से डेवलपमेंट होगी इन द कैपिटल मार्केट। एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस शुरू की गई है कैपिटल मार्केट में, दैट इज़ कि जो भी कोई पर्सन सिक्योरिटीज़ में मनी इन्वेस्ट करेगा तो उसको एप्लीकेशन सिक्योर्ड, उसकी जो एप्लीकेशन है दे विल बी सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। इट मीन्स कि उसकी जो अकाउंट है उसको ब्लॉक किया जाएगा, उसके अकाउंट में से पैसे तब तक कंपनी नहीं रिसीव कर सकती जब तक उसको शेयर्स अलॉट नहीं होते। ठीक है। जैसे मैंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी इज़ ₹2, 20,000 मैंने पे करने हैं, तो मेरे अकाउंट से 20,000 तभी डेबिट होंगे जब मेरे नाम पे शेयर्स अलॉट होंगे। मान लो मैंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मुझे सिर्फ 5,000 शेयर्स ही अलॉट हुए हैं, तो मेरे अकाउंट में से 20,000 डेबिट नहीं होगा, ओनली 10,000 ही डेबिट होगा। ये एक नई प्रैक्टिस है जो कैपिटल मार्केट में की गई है टू प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर्स। कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए इंटरनेट ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट की गई है। सेबी ने इसकी परमिशन 2000 से दे दी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसने मतलब कि इंटरनेट ट्रेडिंग की परमिशन दी अपने मेंबर्स को। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू कर दी। ठीक है जी। तो इंटरनेट ट्रेडिंग में क्या होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो सारी नेट के थ्रू होती हैं। अब जो है मोबाइल्स ट्रेडिंग भी शुरू होने जा रही है, मोबाइल ट्रेडिंग भी शुरू हो रही है। तो ये भी एक तरह की डेवलपमेंट है किसमें, कैपिटल मार्केट में। सेबी ने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम भी स्टार्ट की है जिसे ECS कहा जाता है। ठीक है। इसमें एप्लीकेंट को ऑप्शन दी जाती है कि जो उसको मनी रिफंड करनी है वो मनी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी वो ले सकता है और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी ले सकता है। ठीक है जी। ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा जो मनी ट्रांसफ़र है वो NEFT, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से, या रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट से हो सकती है।
ठीक है। तो जो एप्लीकेंट है वो कह रहे हैं कि जिन एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते तो कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि जो उनको रिफंड करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो कि कैपिटल मार्केट में शुरू की गई है। इससे इन्वेस्टर्स का जो मनी है, जो डरते हैं कि पैसा इन्वेस्ट अप्लाई ही नहीं करते, तो उनके लिए एक तरह की सेफ्टी प्रोवाइड करती है। हाँ जी, नेक्स्ट है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इंडिया में जनवरी 2003 में स्टार्ट की गई। इससे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, उसमें हमने कभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया। वो जो ट्रेडिशनल मेथड था दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग एंड इन शोज़ द इनएफिशिएंसी। तो जिसको ख़त्म करने के लिए हमने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया। इस सिस्टम में क्या है कि जो मेंबर है वो पंच करता है क्वांटिटी और प्राइस कहाँ पे ट्रांजैक्शंस होगी। ठीक है, जैसे वो पंच करता है क्वांटिटी और प्राइस, अगर हमने सिक्योरिटीज़ की परचेज करनी है तो जैसे हमें वो सेलर मिल जाता है और जैसे ही हमने सेल करनी हमें बायर मिल जाता है, तो वो क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। इससे एक तो टाइम सेव हो गया, दूसरा इसमें एफिशिएंसी भी शो हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये नया मेथड है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि मतलब सेकेंडरी मार्केट में यूज़ किया गया। ठीक है जी। बुक बिल्डिंग मेथड जो है, इशूइंग द शेयर्स, ये बुक बिल्डिंग मेथड भी सेबी ने स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, जो कंपनीज कैपिटल रेज करती हैं वो दोनों कैपिटल रेज करती हैं वो दोनों तरह से ऑफर्स करती हैं। कौन सी ऑफर्स है, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फॉलो अप पब्लिक ऑफर, दोनों तरह की ऑफर से वो क्या करती हैं, कैपिटल को रेज करती हैं। इसमें जो प्राइस डिसाइड किया जाता है दैट इज़ बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई के बेस पे प्राइस डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बिड्स इनवाइट की जाती हैं और जो बिड्स होती हैं उनकी एक रेंज होती है, उसी रेंज के अंदर जो है इन्वेस्टर्स अपनी बिड देते हैं। ठीक है, और बिड के बेस पे प्लस डिमांड के बेस पे देन प्राइस जो है डिसाइड किया जाता है। कौन करता है, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है, इशूइंग कंपनी जो है वो फिर प्राइस डिसाइड करती है। नेक्स्ट जो हम लोग कह सकते हैं कि चेंजेस हुई है, अपग्रेड हुई है, दैट इज़ पब्लिक इशू इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेबी ने एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया है जिसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक फिल की जा सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके, ठीक है, उसको फिल करेगा। वो जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को करनी है। ही कैन सबमिट द एप्लीकेशन टू एनी ब्रोकर, एनी मेंबर। ठीक है, किसी भी मेंबर को कर सकता है, पूरी कंट्री के किसी भी पार्ट से। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो एरिया वो वास्ट हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस। ठीक है, और इसमें जो पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन को 12 डेज़ का टाइम लगता था, अब वो टाइम भी रिड्यूस हो गया, 2 to 3 डेज़ हो गया है। कहने का मतलब वर्किंग जो है शॉर्ट हो गई है। ठीक है जी। हाँ जी, 2000 में सिंस ईयर 2004 जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कारपोरेट सेक्टर में एंटर कर दिया गया। पहले क्या था कि जो स्टॉक एक्सचेंज था वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर आता था। ठीक है जी, अब किसके अंडर आता है, अब ये जो है कंपनीज एक्ट प्लस सेबी दोनों की गाइडलाइंस के अंडर काम करता है। ठीक है, इसको रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट किया जाता है। पहले क्या था, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर काम करता था। ठीक है, कब इसको किया गया, 2004 में किया गया। अब ये जो है फंड्स को इंटरनेशनल लेवल पे भी रेज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, थ्रू ADR एंड GDR।
ठीक है। तो ये भी अपग्रेडेशन आई है किसमें, सेकेंडरी मार्केट में, कि हम लोग जो है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से फंड्स को रेज कर सकते हैं। उसके आगे जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स आ गई, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आ गए, ठीक है जी। तो इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कैपिटल को रेज कर सकते हैं। ये तो थे रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट इन इंडिया। अब हम करेंगे सेबी, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सेबी जैसा हम लोग सारे चैप्टर में कर ही चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मेनली इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1988, बट इसको जो स्टैच्यूटरी पावर्स दी गई हैं वो 1992 में दी गई हैं जब एक्ट पास हुआ था, ठीक है। तो जैसा हमें पता है कि जो सेबी है दैट वाज सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए सेटअप किया गया था। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। सेबी क्यों सेटअप किया गया? क्योंकि इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, इसलिए सेबी जो है एक्ट बनाया गया। टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, सेबी के आने से पहले जो सिक्योरिटी मार्केट थी उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, तो सेबी को इसलिए सेटअप किया गया ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको प्रिवेंट करने के लिए जो सेबी एक्ट है वो बनाया गया। टू इंश्योर द फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर मतलब अनफेयर को रोकना और फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा एफिशिएंसी लाने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया। एफिशिएंसी किस में? वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो, ठीक है। अब आ गया कि रोल ऑफ सेबी क्या है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बनेगा आपका वैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सेबी? ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल आ गया, इंपॉर्टेंस आ गई, ठीक है, फंक्शंस आ गए। तो सबसे पहले तो ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर मतलब कि शेयर होल्डर्स तक या इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंचती थी। तो सेबी के आने के बाद इसके सिस्टम को पूरी तरह से रेगुलेट किया गया, सो दैट जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो जो है कहाँ तक पहुँच सके, इन्वेस्टर्स तक पहुँच सके, ठीक है। तो अवेयरनेस, इन्वेस्टर्स के अंदर अवेयरनेस लेना, अवेयरनेस लेके आना, ठीक है जी। तो ये इसके मेन फंक्शंस थे, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको अवेयर करना, ठीक है, न्यू स्कीम्स के बारे में उनको बताना, तो ये था। देन स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी मार्केट थी, नई कंपनीज आ रही थी, न्यू इश्यूज भी आ रहे थे, बट उनको मतलब कि प्रॉपर वे से डील करना वो किसने शुरू किया? सेबी ने शुरू किया, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द सेकेंडरी मार्केट, अब देखो जितनी प्राइमरी मार्केट इंपॉर्टेंट है उतनी सेकेंडरी मार्केट इंपॉर्टेंट है। हमने किया कि अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होगी तो कोई भी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगा, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम में तो उसके मनी को रिटर्न नहीं करेगी। अब अगर मैंने मनी इन्वेस्ट किया, मुझे पता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी मुझे पैसे नहीं मिलने, तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूँगी। बट अगर सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है कि जहाँ पे मैं अपने सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज कर सकती हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैं किसी भी कंपनी के न्यू इशू को सब्सक्राइब करूँगी, अप्लाई करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने प्राइमरी मार्केट को तो स्ट्रेंथन किया ही, साथ ही साथ उसने सेकेंडरी मार्केट को स्ट्रेंथन किया। अगर सेकेंडरी मार्केट स्ट्रेंथन होंगी तो प्राइमरी मार्केट की वैल्यू जो है पहले से बढ़ जाएगी। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, तो अगर आपको मान लो सेबी का क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ जाता है तो इसमें हमने रोल किया मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। तो मॉडर्नाइजेशन के कौन से मेथड है जो अभी हमने पीछे किए हैं, कैपिटल मार्केट की जितनी भी अपग्रेडेशन की है, ठीक है ना, हमने अभी किया ना कैपिटल मार्केट में क्या क्या
चेंजेस आई हैं या क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो वो सारी आप यहाँ लिख सकते हो। इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, इफ़ 5 मार्क्स का, फिर आप इतना ही कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन इसमें कौन कौन सी आई हैं, जो अभी हमने किया था, डीमैट सिस्टम शुरू हो गया, डीमटेरियलाइजेशन होगी, है ना, और हमने किया था स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू होगी। ठीक है, बुक बिल्डिंग सिस्टम शुरू हो गया, इसके अलावा इंटरनेट ट्रेडिंग होगी। तो ये सारा कुछ तभी पॉसिबल हुआ जब हमारे पास सेबी एक्ट आया। ठीक है, तो सेबी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन द सेकेंडरी मार्केट, इन द कैपिटल मार्केट, कि इसने मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ज़्यादा बढ़ा दी जब से 1992 में सेबी आया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल मार्केट का चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। आप लोगों ने भी जितने भी इसके क्वेश्चन सेबी का बनता है, कैपिटल मार्केट का, सेकेंडरी मार्केट का, तो सारे कवर करने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।